हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। देखो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से कौन कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड है हमारे लिए, और अब आपके लिए लेके आए हैं हम वो सेकंड यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी ने उन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लिया होगा। उसी तरह से हमने सेकंड यूनिट के क्वेश्चन जो बनते हैं उनको भी अच्छे से याद कर लेना है। लेकिन उससे पहले मैं आपके छोटा सा सहयोग की उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने विचार जो कमेंट सेक्शन के अंदर भी ज़रूर दें। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए कुछ नया और करने की इच्छा हमारे मन में और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंडक्टर की अगर बात करें तो देखो, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेकंड यूनिट में, आपके टोटल एक तो 5 क्वेश्चन आएंगे। अभी हरियाणा बोर्ड में 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सेकंड यूनिट से, वो टोटल 5 होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा एक्सपेक्टेड वो है, जैसे कोई कंडक्टर हो गया, यदि कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इससे क्या होता है, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है, टॉर्क डिक्रीज हो जाता है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का केस, किसमें, कंडक्टर के केस में। तो जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यदि ऐसा ही सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का काम होगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं बनाना, इसके अंदर अच्छे से समझना है आपने। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं उन सभी का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ये बात बेटा ध्यान रखना, ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और जितनी भी अलॉय होती हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। और यदि हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होने लगती है इसमें। आपको पता है कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी पजल्ड बन जाता है बच्चों के लिए, जिसमें देखो ये कहा जाता है कि रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर की वो एरिया और लेंथ के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती इसमें। ठीक है, अब वो डिपेंड नहीं करती, लेकिन बच्चे कन्फ्यूजन में यहाँ आ जाते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, और उनसे रिलेशन आता है अपने पास रो एल बाई ए का। और फिर यहाँ से रो की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो बन जाती है आर ए बाई एल। अब इस रिलेशन को देखने लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग तो रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, लेकिन हमने क्या करना है, ये रिलेशन नहीं देखना है। हमारे पास जो रिलेशन आता है रो का, डेंसिटी या जो रेजिस्टिविटी हम कहें, तो वो क्या आता है, m डिवाइड बाई ई स्क्वायर एन टॉर्क। यहाँ से हम देखते हैं ये जो है रेजिस्टिविटी का रिलेशन, आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कहीं पर भी लेंथ और एरिया का जिक्र नहीं है। ठीक है, यानी मेन रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। तो यानी टॉर्क जो हो गया इसके ऊपर डिपेंड करती है।
नेचर ऑफ मटेरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना 1/n के, नेचर ऑफ मटेरियल के। इसका मतलब है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कितनी है नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की। जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर की बात करें तो n की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा होती है तो इसीलिए जो रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी बहुत ही कम हो जाएगी। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। रेजिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो ये पूछा जाएगा कि किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो क्या बताना है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। शंट की बात करें, देखो शंट क्या होता है, शंट एक प्रकार का लो रेजिस्टेंस होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस। ऐसे ही रेजिस्टेंस को यदि हम अपोजिट करते हैं, यानी उल्टा रेजिस्टेंस का क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, महो। रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास है, इसको हम लिख सकते हैं 1/g। कंडक्टेंस को जो है वो g से लिख दिया जाता है। ओम इनवर्स वो भी महो बन जाएगा आपका, या सिंपल आप महो बोल सकते हो। और महो जो होता है वो सीमेन के बराबर भी होता है, ये भी इसकी यूनिट होती है, ध्यान रखना, महो जो है वो सीमेन के बराबर भी होता है। और रेजिस्टिविटी का यदि हम रेसिप्रोकल कर दें तो क्या बन जाता है, कंडक्टिविटी बन जाता है। और इसकी यूनिट क्या बन जाती है, महो पर मीटर या फिर सीमेन पर मीटर, इसको ऐसे भी पूछा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि किरचॉफ जंक्शन लॉ जो है, किरचॉफ जंक्शन लॉ किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। और ऐसे ही जो किरचॉफ लूप लॉ की बात करें हम, तो वो किस पे डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर वो डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक पावर, इसकी ऐसा यूनिट अगर पूछी जाए तो क्या बताओगे, वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंसुलेटर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। इंसुलेटर की बात करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसके साथ साथ डिक्रीज होती है इसमें। यानी ऐसा क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली एग्जाम में आना ही आना है, पूछ लिया जाएगा कि भी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर के साथ, जो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा, या रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा, या मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ली जाए इसमें। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपने जरूर करने हैं, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं, और ये रिलेशन होता है सिग्मा ई के बराबर। ऐसे ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो करंट की फॉर्म में अलग अलग फॉर्मेशन के अंदर जो है वो इनका रिलेशन दे रखा जो आपने करना है। किसी सेल का ईएमएफ जो है किस चीज पर डिपेंड नहीं करता, तो साइज ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है इसमें। ठीक है, तो डिपेंड किस किस पर करता है, वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है और जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा है, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, व्हाइल मेजरिंग ईएमएफ ऑफ सेल, जब हम सेल का ईएमएफ मेजर करते हैं किसके द्वारा, पोटेंशियोमीटर के द्वारा, एक्ट एज आइडियल वोल्टमीटर। और वो एक आइडियल वोल्टमीटर का काम करता है, कब करता है, जब उसका रेजिस्टेंस कैसा हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो उस टाइम पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर का बिहेव करेगा। जो पोटेंशियोमीटर वायर होती है वो निक्रोम की बनी होती है या फिर मैंगनीन अलॉय की बनी होती है। क्या कारण होता है, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट उनका बहुत ही कम होता है। ठीक है,
इसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं। जैसे हमारे पास कोई भी इस तरह का जो है एक सर्किट दे दिया, यहाँ से हमने ऐसे बना दिया, ये 4 ओम का ऐसे, और आपसे पूछ लिया जाए कि ए और बी के बीच में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी आपने कर लेने हैं। सिंपल से वो है, हमने देखना है कौन से सीरीज में जुड़े हुए हैं और कौन से पैरेलल में जुड़े हुए हैं, फिर उनको हमने क्या करना है, टोटल कर देना है। पहले हमने सर्किट को सिंपल बनाना है, ठीक है। मोबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर कंफ्यूजन बहुत क्रिएट रहता है बच्चों का इसमें, वो है रिलेशन बिटवीन ओरिजिनल एंड न्यू रेजिस्टेंस। भी ओरिजिनल रेजिस्टेंस और न्यू रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है। देखो कहीं पर भी ऐसा आ जाए कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर दे दिया जिसकी लेंथ को जो है इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, या फिर एरिया जो चेंज कर दिया, या उसका डायमीटर की बात करें कोई भी, और लास्ट में पूछ लिया जाए कि उसका न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। एक बात देखनी है आपने, न्यू रेजिस्टेंस अगर न्यू लिखा आ जाता है तो आपने कैसे सोल्व करना है इनको, ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप उसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखिए लेंथ की बात आ जाती है और न्यू रेजिस्टेंस निकालना आ गया हमारे पास, तो आपने क्या कर देना है, लेंथ का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। यदि रेडियस की बात आ जाती है तो रेडियस की पावर 4 हमारे पास हो जाएगी, और एरिया की बात आती है तो एरिया भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से अगर आप करोगे तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही आएगा, इसको आपने ध्यान रखना है। तो सेकंड यूनिट से जो है ये क्वेश्चन आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बन रहे थे, जो बार बार पूछे जा रहे थे, वो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बता दिए हैं। ऐसे ही मोबिलिटी की बात आ जाती है कि जैसे मोबिलिटी की यूनिट पूछ ली जाए तो मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट जो है, ये ऐसा यूनिट है मोबिलिटी की। इसमें कंडक्टिविटी पूछ ले किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है इसमें, तो कंडक्टिविटी जो है वो नंबर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, तो ये जो रिलेशन जो है इस तरह के वो आपने ज़रूर करने हैं, ठीक है। बाकी मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है, एक तो आपका रेजिस्टेंस से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन, दूसरा हो गया मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इनमें से कब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो उसके साथ साथ किस प्रकार से भी सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है। तो ये सारे जो चेंजमेंट है ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। या सिंपल सा पूछ लिया करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, पोटेंशियल की यूनिट क्या है, वोल्ट, इस टाइप के। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपने जो है वो अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको थर्ड यूनिट के क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपको बताए जाएंगे। तो इसमें किसी का भी कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। थैंक यू।